बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें दो बहुत ही उम्दा मेहमानों ने ज्वाइन किया है। दोनों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ शोबों से है, मगर दोनों का ताल्लुक़ जो है वो नौजवानों से है। एक जो है वो ऐसे शेर कहते हैं कि नौजवान दिलों को तड़पा और गरमा देते हैं, और दूसरी जो हमारी मेहमान है वो रेसलर हैं भाई। हाँ, नौजवान रेसलर हैं और नेशनल चैम्पियन हैं। बहुत लुत्फ़ आएगा दोनों से बात करके। मैं सादा लफ्ज़ों में ये भी कह सकता हूँ कि दोनों ही भाई अपने अपने फ़न के पहलवान हैं ना। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज नैयर साहब। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, आपके इन मोहब्बतों का ममनून हूँ मैं आपका। थैंक यू सो मच। और प्रोफेसर साहब के साथ मौजूद हैं रमा बेग साहिबा। आप, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आप रेसलर हैं और आप नेशनल चैम्पियन हैं। वेलकम टू द शो रमा। थैंक यू सो मच सर। और नाज़रीन, रमा की कहानी जो है ये आप ज़रूर सुनिएगा, इनकी जो स्ट्रगल है और उससे बहुत इंस्पिरेशन आपको मिलेगी। और मैंने जब रमा की कहानी सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो जद्दोजहद इनकी थी, मगर कहीं उसने मुझे किसी वजह से उदास भी किया। क्यों उदास किया, ये जब रमा खुद अपनी बात अपनी ज़ुबानी करेंगी तो आपको खुद भी अंदाज़ा होगा, और मैं भी ज़रूर आपसे अपनी जो राय थी उसके ऊपर वो ज़रूर शेयर करूँगा। तो फातिमा साहबा जी, तो हमारी टीम ने आज के मेहमानों के लिए एक पैकेज तैयार किया है, तो बढ़ते हैं अपने पैकेज की तरफ। जनाब। वाह। तो प्रोफेसर साहब सर हैं, रोमांटिक शेर ज़्यादा कहते हैं आपके, दीगर जो समाजी और सियासी और नफ्सियाती और जो कायनाती जो मौज़ूआत हैं उन पर ज़्यादा कहते हैं। वही बात, जिस शख्स ने बशीर बद्र को पढ़ा हो, अहमद फराज को पढ़ा हो, वसी शाह को पढ़ा हो, वो रोमांटिक शेर नहीं कहेगा तो क्या कहेगा। नहीं, मैं ये कब कह रहा हूँ, आपने कभी सोच लिया कि मैं तो हमेशा दिफा करता हूँ, आपको पता है। जी बिल्कुल ये बल्कि बात अभी तफसील का तो वक्त नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप तो चूँकि PhD हैं उर्दू में, इस पर आप ज़रूर, मेरी आपसे गुजारिश भी होगी प्रोफेसर साहब, आप इस पर जी काम जी करें। जी। ये जो उर्दू के ऊपर आपने, मैं तो इसको तोहमत और बहतान और इल्ज़ाम कहूँगा, इल्ज़ाम तो लगाते ही हैं कि जी उर्दू शायरी में सिवाय गुलो बुलबुल के किस्सों की कुछ है नहीं। उन्होंने उर्दू शायरी को जाना ही नहीं है, उन्होंने बिल्कुल पढ़ा ही ऐसे, नहीं है, बिल्कुल वो ऐसे। आशना ही नहीं है कि वली और मीर और उसके बाद करते करते आज तक कौन कौन सा ऐसा मौजू है जिसको उर्दू शायरी ने अपने दामन में समेटा नहीं और उस पर रोशनी नहीं डाली, उस पर बयान नहीं किया। चाहे वो फ़लसफ़ा हो, चाहे वो नफ्सियात हो, चाहे वो तारीख़ हो, चाहे वो इंसानी मामलात हों, रवैये हों। अच्छा, ये सारी गुफ्तगू मैं डिफेंसिव हुए बगैर करता हूँ, आज वक्त नहीं है। मैं कहता हूँ कि पहली बात यह है कि मोहब्बत की शायरी में हर्ज क्या भाई, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि उसके अलावा भी सब कुछ मौजूद है। गज़ल कभी वली दखनी से शुरू हुई थी, महबूब के सरापे और तसव्वुफ से, तो वो होती होती मीर से, सौदा से, गालिब से, यूं दाग जिगर, और होते होते अब इस ज़माने तक गज़ल के दामन में सारे मौज़ूआत समा चुके हैं। अब गज़ल ज़िंदगी की बेहतरीन अक्कास है। उर्दू शायरी नज़्म हो, गज़ल हो, आप देखें साइंसी मौज़ूआत पर नज़में मौजूद हैं, गज़ल के अशार मौजूद हैं। अब देखिए समाज, नफ्सियात, अब तो मुख्तलिफ हवालों से कई MPhil और PhDs हो चुकी हैं कि जी उर्दू शायरी में फ़लाँ रवैया, उर्दू शायरी में फ़लाँ रुझान, उर्दू शायरी में फ़लाँ रंग, यानी नफ्सियात हो, आपके फ़लसफ़ा हो, आपके जनाब तारीख़ हो, आपके जो जितने भी ज़िंदगी में जो जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ शायरी में भी मौजूद है। तो शुरू कहाँ से करेंगे, फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत से या रोमानवी है? रोमानवी। मैं तो कहना ज़िद्द तौर पर सुना दो, उसी इल्ज़ाम लांदे लो, असी कबूल कर देना। वो जो एक फूल है पत्थर भी तो हो सकता है, वाह। वो जो एक फूल है पत्थर भी तो हो सकता है, नर्म लहजा कभी खंजर भी तो हो सकता है। वाह वाह। वो जो एक फूल है पत्थर भी तो हो सकता है, नर्म लहजा कभी खंजर भी तो हो सकता है। आप शादीशुदा हैं वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये हस्बे हाल है जी। ये सबका हस्बे हाल है। नर्म लहजा कभी खंजर भी तो हो सकता है, और क्या जरूरी है कि चाहत में वो सीने से लगे। वाह। क्या जरूरी है कि चाहत में वो सीने से लगे, इस लिपटने का सबब डर भी तो हो सकता है। वाह। वाह। और क्या जरूरी है
कि दरवाजे पे पत्थर ही लगे, आहा, क्या जरूरी है कि दरवाजे पे पत्थर ही लगे, देख बाहर तेरा नैयर भी तो हो सकता है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा। और इसी तरह गजल के और शेर हैं कि और नैयर आप तखल्लुस करते हैं ना? शहबाज भी नैयर भी, ठीक है। तुम्हें हमारे ही दोस्तों की जो सफ से इमदाद मिल रही वाह, है, तुम्हें हमारे ही दोस्तों की जो सबसे इमदाद मिल रही है। तुम्हें हमारे ही दोस्तों की जो सफ से इमदाद मिल रही है, तभी निशाना खता नहीं है, हदफ से इमदाद मिल रही है। वाह वाह और तुम्हारी इन झूठी अजमतों को हकीकी इज्जत नहीं मिलेगी, वाह, तुम्हारी इन झूठी अजमतों को हकीकी हकीकी इज्जत नहीं मिलेगी, तुम्हारी दस्तार की अकड़ को कलफ से इमदाद मिल वाह। रही है। वाह और कभी कोई अपने नर्म हाथों से मेरे अशकों को पोंछता था, वाह, वाह कभी कोई अपने नर्म हाथों से मेरे अशकों को पोंछता था, और आजकल ये कमीज के गीले कफ से इमदाद मिल रही है। वाह वाह वसी भाई, हम ऐसे सहरा में गाने वाले वाह। किसी से क्या सुर मिला सकेंगे, आहा, हम ऐसे सहरा में गाने वाले किसी से क्या सुर मिला सकेंगे, तुम्हारे नगमों की मीठी लय को तो दफ से इमदाद मिल रही है। बहुत अच्छे यार, वाह वाह, और गुरूर ताकत पे करने वालों, हमारा तुम क्या बिगाड़ लोगे, आहा, गुरूर ताकत पे करने वालों, हमारा तुम क्या बिगाड़ लोगे, हम अहले हक हैं सो हमको नैयर नजफ से इमदाद मिल सुभान रही अल्लाह, है। वाह वाह वाह, हम अहले हक हैं सो हमको नैयर नजफ से इमदाद मिल रही है। क्या कहें, बहुत अच्छा। ये फरमाइए कि कैसे आ गई आप? अमूमन एक तासुर ये है कि जो ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं हमारी, वो ये जो इस किस्म के जिस्मानी खेल हैं जिसमें ताकत का मुजाहरा होता, उस बहुत सारा रुझान नहीं है। मैं तो नहीं समझता कि उसमें कोई हर्ज है। वो जितने भी खेल जो बच्चे खेलते हैं, मर्द खेलते हैं, वो तो ख़वातीन भी खेल सकती हैं, मगर हमारे रुझान कम है। तो आप कैसे आई? हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं और वहाँ पे इकट्ठे लड़कों के साथ ज़्यादा खेलना। अच्छा। बाहर मेरा जो दोस्तियाँ थी वो लड़कियों के साथ नहीं थी, नहीं थी। वो लड़कों के साथ थी। क्योंकि मैं वहाँ पे अपने ननिहाल में रहती थी और अकेली होती थी, तो लड़कों के साथ साइकिलिंग करना, लड़कों के साथ दरख्तों पे चढ़ के खेलना और क्रिकेट खेलना। और जो आजकल जिसको बेसबॉल कहते हैं, हम उसे पंजाबी में चार बुच्ची कहा करते थे। वो गंदम कटाई के बाद जब मैदान खाली होते थे जी, उसमें हम लोग अपने चार साइड्स पे लगा के उसको वो खेला करते थे। इस वजह से वो मेरा रुझान बचपन से ही इस गेम्स में था। तो फिर मगर ये रेसलिंग कहाँ से आ गई? मैं जब सिटी में शिफ्ट हुए क्लास 6 में मैंने यहाँ एडमिशन लिया, तो मॉडल हाई स्कूल में मेरे रहीमिया खान शिफ्ट हुई? जी, रहीमिया खान मॉडल हाई स्कूल। जब मैंने अपनी 6th क्लास जब शुरू की, तो वहाँ मेरे लिए एक नया प्लेटफॉर्म था कि लड़कियों के लिए स्कूल में गेम्स थी। अच्छा। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। मुझे तो लगा था कि शायद लड़के ही खेलते हैं, लड़कियां तो खेलती ही नहीं हैं। तो मेरी टीचर ने फर्स्ट टाइम मुझे क्लास से लेके आई एक्टिविटी के लिए कि बाहर चलते हैं। तो बस वहीं से शुरुआत हुई और आगे आगे गेम्स खेलते गए और फिर डिपार्टमेंट्स में, मतलब पहले क्लब्स के साथ खेला और फिर मुझे, मतलब मैंने सबसे पहले मार्शल आर्ट कराटे शुरू किए। जी, वो भी सीखा आपने? जी, कराटे ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट है जी, ना ब्लैक बेल्ट फर्स्ट। तो उसके बाद बस तो रमा कभी आम जिंदगी में हुआ कि उसके मुजाहरे की या उसके इजहार की सर, जी, सर। हुआ? शेयर करें ना, क्या हुआ? वो ऐसा था और क्यों कि हुआ? सर, जैसे कि मैं बाइक चलाती हूँ। अच्छा, very मैं 6th क्लास से ही बाइक चला रही हूँ मैं। Very good. 2010। तो उस वक्त मुझे इतना रुझान भी नहीं था। इतना नहीं था, बहुत कम लड़कियां, शायद 1 या 2, ज़्यादा नहीं। तो मैं जिस रोड से जाया करती थी वहाँ पे, तब मेरा गेटअप ज़रा लड़कियों की तरह माही मुंडा नहीं था, स्टॉलर पहनना। अच्छा, और वो लड़के बड़ा तंग करते थे कि लड़की है, गिरा दें, तमाशा बन जाए। वाकई? तो जी बिल्कुल, बहुत तंग करना, फिक्रे कसना, और फिर वो काफ़ी बुरा भी लगता था घर आके, ये क्या हो गया। एक दिन बस अंदर से वो जो बचपन से सीखा हुआ शेर, बब्बर शेर, मेरे नाना वो कहा करते थे मुझे, मेरा नाम बब्बर शेर कहते जी। तो वो बब्बर शेरनी कहते थे, तो वो मेरे अंदर वही बब्बर शेरनी जागी। तो वो 2 लड़के बाइक पे थे, बस मैंने उन्हें वहाँ खूब पीटा, बहुत पीटा, इतना कि शायद वो घर आ जाते अगर घर का पता होता। तो मेरी मदर ने मुझे, हो सकता है कि घर के आगे से गुजरते भी ना। ये भी हो सकता है। मेरी मदर ने रोका मुझे कि दोबारा उस रास्ते से नहीं जाना, क्योंकि तुमने मारा है, कल को वो तुम्हें कुछ कहेंगे। लेकिन सर कभी ऐसा नहीं हुआ। वो लड़के मुझे दोबारा दिखाई भी नहीं दिए, उनकी धुलाई अच्छे से हो गई थी।
खैर कहूँगी बहुत बुरा पीटा मैंने। आप कह रही थी कि उस वक्त आप जो भी जैसे भी आप जो पहनना ओढ़ना चाहती हैं आपकी जी, जी। चॉइस है वो, मगर उस वक्त मुख्तलिफ आपका रवैया था जी इसमें? मुख्तलिफ तो था। फिर ये उसी सिलसिले के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना गेटअप चेंज करना देखिए चाहिए। ये नाज़रीन जो मैं कह रहा था ना उदासी वाला जो पार्ट है, मुझे इसने ना बड़ा तकलीफ दी फातिमा कि इस बात ने ना कि आप देखें कि हमारी ख़वातीन जो हैं, हमारी बच्चियां जो हैं, वो मुल्क में उस तरह से महफूज नहीं है कि अब ये किस कदर तकलीफदेह पहलू है इस सारी रमा की इस कहानी के इस हिस्से का कि इनको अपनी सिर्फ आज़ादी के लिए कि ये बाइक चला सकें या मूव कर सकें, इनको बाकायदा अपनी उस शनाख्त से गुरेज करना पड़ा जो कि खुदा ने इनको दी है। तो बहुत खूबसूरत है बहैसियत औरत, और ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि सोसाइटी ने उस तरह के हालात पैदा नहीं किए कि एक बच्ची अगर जिस तरह से भी वो अपना काम कर रही है, बाइक चला रही है, आ रही है, जा रही है, मगर लोगों ने इतना परेशान कर दिया कि आपको हुलिया तक अपना बदलना पड़ा। इट्स वेरी पेनफुल रमा। लेकिन आप बताइए कि वो क्या दिन था, कौन सा मोमेंट था जब आपने फैसला किया, और ये एक मुश्किल फैसला होगा ना, आप बाल कटवाना या इस तरह से बाकायदा अपने लिबास को भी तब्दील करना, वो ज़रूर शेयर कीजिए। जी जी, वो ये था कि ये मेरे साथ जो लास्ट सीन हुआ कि मुझे लड़कों ने तंग किया, इसके फिर बाद घर की बात जी है। जी, उनको मार भी आई लेकिन घर आके रोई भी कि मतलब रोज आना जाना भी है और रोज इस तरह की तकलीफ से गुजरना अच्छा नहीं लगता था। रोज को जुमले कस रहा जी है, तो जुमले बात कर रहा कसना, और उनको लगता था कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो मेरे लिए पेनफुल था, मैंने बाहर भी जाना है, करना भी है। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना हुलिया ना चेंज करना चाहिए, जिसमें लोगों को अपनी तरफ से धोखा देना चाहा कि मैं उनको लड़का बन के Disguise हो जाऊं ना, हाँ। करूं। तो वो मैंने बाल कटवा दिए और अपने ड्रेसिंग चेंज कर ली, ट्राउज़र शर्ट्स पहन के और स्टॉलर गले में डाला और हेलमेट पहना, और जिसमें मुझे तो लगा कि जैसे वो बाल कटिंग होके पहला दिन था मेरा, मैं अपने बाइक पे निकली हूँ तो मैंने अपने दाएं और बाएं देखा, जैसे दुनिया बदल गई है मेरे लिए। मुझे कोई देख ही नहीं रहा, उनको कोई गर्ज ही नहीं है ये वो रमा है, नहीं, उनको वो रमा नहीं थी, वो माही मुंडा बन गई थी। तो उनके लिए फिर वो मेरे लिए बहुत आसान रास्ते हो गए, वही रोड्स मेरे लिए ऐसी थी कि जैसे मैं हवाओं में हूँ। मगर ये मुझे इस बात से तकलीफ हो रही है जी। कि उस दिन को ऐसे होना चाहिए था कि आप बगैर अपने हुलिये को तब्दील किए आप यही सब कुछ कर रही होती। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत मुआशरा मुश्किल तब था। अपनी सही जगह पे जी जी आएगा ना जी। तो आपने ये डिस्कस किया किसी से कि मैं ये करवाने जा रही हूँ, क्योंकि खवातीन के लिए लाजिम बात है कि ये लंबे बाल और जो भी उसकी एक अपनी हाँ अहमियत जी, होती है ना। घर आके किया था। आपकी भी अच्छा किया था, और मदर तो काफ़ी डिसहार्ट थी इस मामले से कि नहीं ऐसा नहीं, छोड़ दो, ख़त्म कर दो, नहीं करना, घर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, रिक्शे लगवा लेते हैं या बाहर आना जाना कम कर देते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन सर मेरे लिए मेरी गेम मैंने स्टार्ट कर दी थी खेलना, बाहर आना जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैंने अपने फादर से डिस्कस किया, अपने मामू से डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं है, ज़ाहिरी बात है आपकी अपनी लाइफ भी है, और अगर अब बाहर निकलना इस तरह आसान लग रहा है कि मेरे फादर यहाँ सिटी में नहीं रहते थे, वो आउट ऑफ सिटी हुआ करते थे, उनके बाद घर को देखना और बाहर आना जाना सारा मेरा ही काम होता था। तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप चेंज कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं। उन मेरे बैकअप पे जो रहे हैं कि कोई मसला नहीं, बाहर निकलो हम तुम्हारे साथ हैं, वो मेरे मामू और मेरे फादर हैं। जी, जब ये कटवा के पहली मरतबा आपने बिल्कुल एक मुख्तलिफ उसमें अपने आप को देखा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या उस वक्त क्या कैफियत थी, क्या जज्बात थे, कुछ याद आता है? सर एक दफ़ा तो लगा जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई मेरी। अच्छा, आई कैन अंडरस्टैंड रमा, ये आप तो फाइटर हैं और आप अलामत हैं जद्दोजहद की और ख़वातीन की एम्पावरमेंट की, और इस माशरे की जो फरसूदा रस्में हैं उनके आगे खड़े होने की। सर एक टाइम तो लगा कि ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है, अब जैसे वो रमा जो है वो रमा नहीं रहेगी, और बहुत चेंज हो गई। तकलीफ़ हुई बहुत ज़्यादा कि मुझे नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त जो मैंने स्टेप ले लिया था ना, मैं वो पीछे नहीं हट सकती थी। तो बस थी, मेरे लिए पेनफुल था, और आज भी सोचूं तो लगता है कि उस रमा जैसे वो रमा उस दिन मर गई, ख़त्म हो गई, वो ये था।
वेरी सैड। आप देखिए फातिमा साहब, रमा की कहानी जो है बैकवर्क वो इंतहाई तकलीफदेह भी है, हाँ जी, अनफॉर्चुनेट भी है, हमारे जो सोसाइटी का रवैया है, मगर उसी के अंदर एक जो रोशन पहलू है, उम्मीद का पहलू है, वो है इनकी फाइटिंग स्पिरिट। बिल्कुल। कि वो एक रमा, मैं समझता हूँ कि वक्ती तौर पे वो शायद आपको उसका वो हुआ जी जी। और वो मगर आपने शायद आपके इस रवैये की वजह से आपकी कहानी जब लोगों तक पहुँचेगी तो पता नहीं कितनी रमाएं जो हैं वो जिंदा होंगी और उन्हें ताकत मिलेगी, और हो सकता है कि उन्हें इसकी ज़रूरत भी ना पेश आए, क्योंकि आपने अपना किरदार अदा किया है ना उस माशरे को बदल। पहले ये रातों रात शिफ्ट नहीं होता, तब्दीली नहीं आती, बिल्कुल मगर जहाँ जहाँ एक कहानी पहुँचेगी वहाँ कहीं कोई ना कोई ज़रूर आपकी गुफ्तगू सुन के जब वो रुकेगा और किसी सड़क पे जाती औरत पर फिक्रे से गुरेज करेगा, फिक्रा करने से, उसका क्रेडिट कहीं आपको भी जाएगा। तो ये एक चैलेंज तो है ना ख़वातीन के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास चॉइस नहीं है ना। हम अपनी सराउंडिंग्स की वजह से अपना एक औरत जो उसका हुस्न है, जो एक औरत की नज़ाकत है, हम वो बदल लें, लेकिन हमारी सराउंडिंग्स नहीं बदली, वो बदलने को तैयार नहीं। सर अब कहा जाता है मुझे कि अब चेंज हो जाओ, अब बदल जाओ, अब कर लो, मगर सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कितना मुश्किल है। वो जो इतना टाइम करके मैं इस टाइम यहाँ पे पहुँची हूँ, अब वो सब जो चाहते हैं करीबी दोस्त, वो कहते हैं वो एकदम ही चीज़ें पलट जाए और एकदम ये सब चीज़ें वो वही नज़ाकतें और वही चीज़ें आ जाएं। अब तो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। अब कैसे, मतलब बहुत मुश्किल से मैं वो टाइम था गुजार के आई हूँ, तो अब पीछे मुड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसको कितना अरसा हो गया इस बात को? इस बात को 7-8 साल हो गए। मास्टर्स क्लास के एक स्टूडेंट ने पूछा बाहर आके, मैं ज़ाहिर फ्रेंडली रहता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, आके पूछा कि सर एक सवाल करना था, अगर आप बुरा ना मनाए तो। मैं कहा जी बेटे। कहता सर ये लड़कियाँ इतनी बुर्का, ऊपर से दुपट्टा, ऊपर से चादर, ये तो लिपट के क्यों आती है, इनको क्या डर है? मैं कहा बेटा ये अपने शौक से नहीं आती, इनको ऐसा होने पर हम मर्दों ने मजबूर किया है, हमारी नज़रों ने मजबूर किया है ऐसा होने पर। जिस दिन हमारी नज़र में इनके लिए लिहाज आ गया, इज्जत आ गई, एहतराम आ गया, उस दिन ये लोग इस कदर सहम के रहना बंद कर देंगे। खौफ हमारे रवैये दिलाते हैं, हम जुमला कस रहे हैं, हम बुरी नजर से देख रहे हैं और घूर रहे हैं और घूरे जा रहे हैं। इससे तो वो गली के आखिरी कोने तक छोड़ के आते हैं। जी हाँ भाईजान, इस हद तक होता है कि यूं साथ साथ नजरें जाती हैं जिਵੇਂ किसी ने क्या ਹੁੰਦਾ है, ड्यूटी लाई ਹੁੰਦੀ है कि जा बाजी ਨੂੰ घर तक ਛੱਡ के आवी। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है रमा बेग साहिबा, नेशनल चैंपियन हैं, रेसलर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज नैयर साहब। आप शायर हैं, प्रोफेसर हैं, PhD हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जी फातिमा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शाह जी, तो अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले शहबाज साहब का एक शेर है, रोटियां जल गईं, वो मुझे याद है, तो मैं चाह रही हूँ अगर आप वो मुझे सुना दें इस वक्त। जी जी, मैं ज़रूर। और मेरी पहली किताब जो है तुम्हारे हो गए हैं हम, नाम है किताब का और दिली जज्बात का इजहार भी है। किताब दे दी किसी को, कुछ कह नहीं सकता तो किताब उठा के दे दो, उसका पैगाम पहुंच जाएगा। किसको किताब दी आपने जिंदगी में, ये कहते हुए कि तुम्हारे हो गए हम? जिसने हंस के मोहब्बत से बात की। वाह वाह। वो समर था मेरी दुआओं का, उसे किसने अपना बना लिया। वाह। मेरी आंख किसने उजाड़ दी, मेरा ख्वाब किसने चुरा लिया। वाह। और तुझे क्या बताएं कि दिल नशी तेरे इश्क में, तेरी याद में, कभी गुफ्तगू रही फूल से, कभी चांद छत पे बुला लिया। वाह। और मुझे पहले पहले जो देखकर तेरा हाल था मुझे याद है। वाह। मुझे पहले पहले जो देखकर तेरा हाल था मुझे याद है। कभी जल गई तेरी रोटियां, कभी हाथ तुमने जला लिया। वाह। मेरे दुश्मनों की नजर में भी मेरा कद बड़ा ही रहा सदा, मेरी माँ की प्यारी दुआओं ने मुझे जिल्लतों से बचा लिया। और मेरी डायरी, मेरी शायरी जो पढ़ी तो पढ़ते ही रो पड़ी,
मेरे पास आके कहा मुझे बड़ा रोग तूने लगा लिया। वाह, ऐसा क्या लिख दिया था डायरी में? यार वो सारे जज्बात जो हम कह नहीं सकते। हाँ, वो डायरी में। आमतौर पे हमने सुना है ना कि वो सारी बातें जो एक शरीफ आदमी घर में वैसे कहे तो घर वाले घर से निकाल दें। हाँ। शायर बड़े आराम से मंडे गजल में कह के निकल जाते हैं। हाँ, घर से निकाल दें, घर से निकलने ही ना दें। तो आप वैसे डायरी लिखते हैं? जी भाईजान, पर्सनल डायरी? जी पर्सनल डायरी वाकई? लिखता हूं। अब तो नहीं, मतलब मैं शादी के बाद छोड़िए? पेट से उसके बाद लिखने वाले हालात नहीं रहे। ये फरमाइए, रेसलिंग की जो फॉर्मेट है, ये जो आम जो कुश्ती होती है उससे मुख्तलिफ है? नहीं सर, इसमें एक होती है सादा कुश्ती जो दंगल में या मट्टी में खेली जाती है, और एक होती उसको है, रेसलिंग कहते हैं सादा? उसको भी रेसलिंग कहते हैं। ठीक है। एक होती है मैट रेसलिंग, उसमें हम मैट बिछाया जाता है, हाँ, मट्टी ठीक नहीं है। होती वो जी, मैट ठीक है, रेसलिंग। हाँ। हमारी है जो मास, अमूमन ये ओलंपिक्स में भी जी जी और जी अपना जी हमारे जी नेशनल गेम्स जी में जी भी बिल्कुल, इसका हमारी खास है तौर पे। मास रेसलिंग। अच्छा। ये थोड़ी अलग है बाकियों से। इसमें सिर्फ जोर लगाना होता है? इसमें सिर्फ बैटन है आपके पास, आपने जोर लगाना है, वो बैटन अपनी तरफ खींचना है। अच्छा। सेम वैसे ही ये वेट कैटेगरीज हैं, ये अच्छा। भी इसमें मार्शल आर्ट है ये सारे, और सारे रूल्स वही हैं, वाह। बस ये कि इसका तरीका और उसमें आप कुछ है। नेशनल चैंपियन हैं? मैं उसमें नेशनल कितनी चैंपियन। मरतबा? उसमें सर मैं 2 दफा नेशनल जो चीज आपके हाथ आ जाए वो फिर छोड़ती नहीं वो आप, नहीं हैं? छोड़ती वाह। जब आप वो कर रहे होते हैं तो दूसरी जो पार्टी है उसके भी कुछ डिपार्टमेंट है या कुछ उसके सपोर्टर्स हैं, आपके सपोर्टर्स हैं, आवाजें लग रही हैं और बाद में पता लगा गुस्सा आ गया हारने वाले को? सर आ जाता है गुस्सा, आता कोई है। याद आता हो वाकया आपको? जरूरी नहीं किसी चैंपियनशिप का हो, बात का ट्रेनिंग के दौरान भी हो जाता है ना? नहीं, चैंपियनशिप का ही था गुस्सा, उसको आया, और वो गुजरात से थी उनको लड़की। आया? जी जी, ठीक है। उन्होंने कोई मारा नहीं, लेकिन हाँ वो जैसे हैंडशेक करने के लिए नहीं आई, और उन्होंने अच्छा। 2-4 खड़े खड़े उसी फट्टे पे बातें सुना दी, और बात कहा कि तुम्हें मैं अगली दफा देख लूंगी, मैं चैलेंज करके जा रही हूँ कि मैं तुम्हें हरा के जाऊंगी। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र करम है कि अगली दफा भी आई और वो सिल्वर थी और मैं गोल्ड मेडलिस्ट। अच्छा। जी जी। ये फरमाइए, कोई ऐसी चीज खास तौर पे जो आपने बेगम साहबा के लिए लिखी हो? जब सामने बेगम होती है तब तो कहना पड़ता है कि सब आपके लिए है। मतलब मोहब्बत की बातें जितनी भी हैं वो ज़ाहिर हम किसी को भी कह सकते हैं, और जो हमारे साथ जिंदगी बसर कर रहा है, आप बेगम से कह सकते हो, किसी को भी कह सकते हैं, ये कह रहे हैं आप? वो सारी बातें नहीं कह सकते। हाँ। मैं चाहना मेरा घर भी रह जाए पीछे। जी, मैं नज़्म पेश करता हूँ। मैं नज़्म पेश करता हूँ। ये आपने उनके लिए लिखी है? उनके लिए लिखी, बेगम साहबा के लिए? जी हाँ। सुनो हम महद करते हैं, खुदा से तुमको मांगा है, सदा तुमको ही चाहेंगे, लुटा कर दो जहां अपने, तुम्हें अपना बनाएंगे। वाह। ये हमने सोच रखा है, ये हमने सोच रखा है, भले दुश्मन जमाना हो, जो उल्फत आजमाना हो तो बस एक बार कह देना, हथेली पर लिए जीवन ये हम इकरार कर लेंगे कि अब खुशियां मिले या गम, तुम्हारे प्यार में हमदम, कुछ ऐसे खो गए हैं हम, तुम्हारे हो गए हैं, वाह वाह तुम्हारे हो गए हैं। वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। और ये रोज सुनाया करें उन्हें? रोज सुनाऊंगा तो फिर पक्का होना पड़ेगा मुझे भी। पक्का होना चाहिए यार शहबाज। जी शादी से बढ़ते हैं अपने जादुई संदूक की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाह रही थी कि क्योंकि उनके उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, तो कभी आपने कुश्ती सीखने की कोशिश नहीं की रमा से? मैं जी अपनी सेहत और अपनी जान के हवाले से बहुत हसास हूँ। जो काम अपने बस में ना हो बंदे को नहीं करना चाहिए। हाँ। ये दोस्त मुखलिस हो तो डर नहीं रहता। हाँ, ये तो पैसे नहीं छुड़ा सकते किसी से अपने दोस्त। और रमा, आपने कभी इनसे शायरी सीखने की कोशिश की हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। शायरी में कोई दिलचस्पी है आपको कि नहीं? है। हाँ जी। अच्छा, किस किस्म की शायरी आपको पसंद? ताकतवर किस्म की शायरी? ऐसे कहेंगे। कोई खास चलिए शेर अगर आपसे कहा जाए, प्रोफेसर साहब कोई सुना दे। देख मैं तुझ में जी रहा हूँ बहुत, देख तू मुझ में मर ना जाए कहीं। वाह। तो मरने मारने वाले शेर याद आते हैं रमा को। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। इसी गजल में भाईजान मेरा एक शेर था, इसी गजल में एक और के मुश्किलों से उसे बिगाड़ा है, मुश्किलों से उसे बिगाड़ा है, खौफ है वो सुधर न जाए कहीं। वाह, खौफ है वो सुधर न जाए। वाह वाह, पुरानी गजल का एक शेर याद आ गया जी। वो पारसा है पर मेरी खुशी के वास्ते बसी, आहा। वो पारसा है पर मेरी खुशी के वास्ते बसी, जरा जरा खराब है सो और चाहिए भी क्या। आहा, वाह, वाह। जरा जरा खराब। जी जी जी, वो खराब से। जी। इसमें से वाह। लूडो। लूडो।
क्या याद आ गया आपको इससे? जनाब इससे एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या मंसूब है कि हमें बचपन में बड़ी सख्ती होती थी। मैं वालिदैन का एक बेटा था, एक छोटी बहन, और सख्ती थी कि जी कोई किसी गलत शौक में नहीं पढ़ना, बस पढ़ना है और उसके बाद जनाब वाला आपने आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। तो वसी भाई होता ये कि जब जब भी लूडो खेलने का हमें छुप छुपा के मौका मिलता, अब्बू ने पूरा हफ्ता घर नहीं आना, उस वक्त ज़रूर आना है जिस दिन लूडो जी फातिमा साहब। सिलाई मशीन। इसके साथ मेरी बड़ी यादें जुड़ी हैं। मेरी मदर ने और मेरी सिस्टर ने, जो सबसे बड़ी सिस्टर थी, मेरा ख्याल है कितने बहन भाई रमा? हम 5 बहनें और 1 भाई। अच्छा, जी। तो मेरी मदर ने और मेरी बड़ी सिस्टर ने मिलके सिलाई की और हम लोगों को आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया। आपकी वालदा ने और आपकी बड़ी बहन। जी जी। तो वो बड़ा टफ टाइम था मेरे लिए, तो क्योंकि इतना अर्निंग नहीं थी। फादर मेरे अप टू सिटी होते थे, वो भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते थे, लेकिन जो हमारे साथ साथ उनका किरदार मैं कहूँगी आपी का और मम्मा का, इस सिलाई मशीन के साथ दिन में सुबह से लेके शाम तक खाने का होश नहीं होता था। ये होता था कि जितनी हो सके सिलाई कर लें हम, और ना और उस पर अर्निंग हो, हाँ, ताकि हम जितना अपने ज्यादा काम हो अखराजात निकाल सकें। तो मुझे ये सिलाई मशीन हमेशा याद रहेगी। मेरा सिलाई मशीन से आपको वालदा और बहन की जी मेहनत याद बिल्कुल आती है बिल्कुल ना? मैंने याद आती है मुझे। और ये फरमाइए कि आपका तो जो खेल है, जिस शोबे में आप हैं, उसके लिए बड़ी खुराक की, डिसिप्लिन की, जिम की, इधर उधर की, मतलब ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिसके लिए अखराजात करने पड़ते हैं। जी जी। तो वो फिर कैसे आपने उसको बर्दाश्त करती रही? या जो नेशनल चैंपियन जब आप बनी, या उससे पहले कोई एकेडमी, कोई इदारा, किसी ने सपोर्ट किया आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। किसी ने सपोर्ट नहीं किया। घर से बस जो होता था बस वही हम खा पी के गुजारा करते थे, जैसे जितना घर से हो जाता था। जो दूध है या चाय की जगह हम स्किप कर देते थे, दूध पी लेते थे। इससे हमें होता था कि ये ज़्यादा बेनिफिट है, ये अच्छा है, ये करेगा। तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बाद में जैसे हम लोग अपने इवेंट्स खेलते थे छोटे छोटे, उसमें हमें जो कैश प्राइज मिलता था, तो वो हम रख लिया करते थे अपने लिए। तो वो ज़्यादा नहीं होता था, बस थोड़ा सा होता था, लेकिन मैनेज हो जाता था। ये जो रेसलिंग की कैटेगरी है जिसमें आप फॉल करती हैं और आप प्ले करती हैं, इसमें ये इंटरनेशनली भी मानी जाती है, ओलंपिक्स में भी है या नहीं है? जी जी, इंटरनेशनल में है। अच्छा, इंटरनेशनल में। जी जी। तो आप कभी ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हुई? नहीं, अभी तो नहीं, मैंने गई नहीं। उसके बाद हाँ जी, तो मेरा नाम इंटरनेशनल में आया था। किर्गिस्तान में हमने खेलना था। हमने यहाँ नेशनल खेली थी और मैं गोल्ड हुई थी। तो जितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं उन सब की लिस्ट बनती है और वो जाते हैं। ठीक है। किर्गिस्तान जाना था, बस हमें स्पॉन्सर की ज़रूरत थी। उस वक्त मेरे पास स्पॉन्सर नहीं था, तो बस मैं इसलिए नहीं जा पाई, वरना मेरा फुली प्लान था जाने का। तो बस इसी वजह से जा पाई, वरना जाना था मैंने। हाँ, वेरी सैड। आप ये देखिए, रमा बड़ा अलमिया है हमारे पास तशरीफ लाए थे और जीत से पहले आए थे। उस वक्त हमें पता था कि इन्होंने 2-3 महीने के बाद जाना है। अरशद नदीम साहब जो थे, जी जी। और मेरी चूँकि इस पर नज़र होती है अपने रीजनल जो खेल हैं उस पर भी, हाँ जी, हाँ जी। तो ख़ास तौर पे मैंने उनको मदऊ किया था तशरीफ़ लाएँ, और बड़ी खुशी हुई बाद में हमें वो जीते। मगर उनकी कहानी भी यही थी, उनके पास वो एक जेवलिन जो था वो भी नहीं था प्रॉपर, और वो बड़ी मुश्किल से प्रैक्टिस किया करते थे। तो आपकी कहानी सुन के भी मुझे अफसोस हुआ। अब देखें ना, आपको सपोर्ट मिलती तो हो सकता है आप किर्गिस्तान जाती, हो सकता है पाकिस्तान के लिए आप जीत के आती, और फिर हो सकता है आप ओलंपियन भी होती, और वो सारे जो 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 कामयाबियाँ होती हैं वो न सिर्फ आपकी होती हैं बल्कि मुल्क की भी होती हैं। तो आई होप कि आज भी आपको लोग देख रहे होंगे। अभी आप खेल रही हैं, अभी आप हैं, तो अभी आपका चांस है आगे बढ़ने का। जो एक होता है ना एज और वो सब होता है, मैं तो इसके बारे में अच्छा ठीक, गुड। तो आई विश के जो लोग देख रहे हैं, इदारे देख रहे हैं, वो अपना, मैं तो समझता हूँ, फ़र्ज़ अदा करें। और हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर को भी आगे आना चाहिए, इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए ना। और उनको भी अगर किसी ऐसे स्पोर्ट्समैन को या गर्ल को सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए भी प्राइड का बाइस होगा जब वो पाकिस्तान का झंडा उठाएगा और आप कह सकेंगे अच्छा कि हमने इसे सपोर्ट किया। तो हमारी बड़ी दुआएं आपके लिए, और हर उस लड़के और लड़की के लिए जो आंखों में ख्वाब रखता है और खेलों से दिलचस्पी है, आगे बढ़ने से उसे दिलचस्पी है। और आपकी कहानी तो बहुत ही मुख्तलिफ है जैसी आपने ज़िंदगी गुजारी है ना। तो जी फातिमा साहब। जी शाह जी, मेरा रमा से एक सवाल, अभी कैश प्राइज़ की बात की है, तो रमा पहला जब कैश प्राइज़ मिला था तो उससे क्या लिया था, क्या किया था उसका?
मेरा पहला कैश प्राइज मुझे मिला था 2015 में 8,000। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। वो अमाउंट मैंने अपनी मदर को दी थी। अच्छा। और घर में ये था कि जो हमने कभी नहीं लिया ना, हम आज वो खरीदेंगे, आज हम वो लेंगे। तो वो मेरे लिए बहुत था और उस दिन खुशी बहुत ज़्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि आज मैंने कुछ कमाया है जिसमें से मेरे घर में कुछ है। वो आज वो मेरी अमाउंट थी, वो तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। अच्छा, और क्या लिया था? तो उस दिन घर में बहुत सारे फ्रूट्स थे और मदर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट था और छोटे बहन भाइयों के लिए छोटी बहुत चीज़ें थी और अपने मेरे लिए जॉगर्स लिए थे मैंने अपने। जी, वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए कितनी इंस्पायरिंग कहानी है ना, जी, कि एक खेल से वाबस्ता है जिस खेल की बुनियादी ज़रूरत जो है वो उसका जो हुनर जो असल है वो है ही ताकत ना। हाँ जी, और उसके लिए खुराक की, वर्जिश की, जॉगर्स की कितनी अहमियत है, मगर एक खिलाड़ी को वो दस्तयाब नहीं है और उसके बावजूद वो नेशनल चैंपियन बनता है। हाँ जी, तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी, यानी कि ये सारी कमियां जो हैं वो उसने कहीं अपनी विल से और अपनी कमिटमेंट से पूरी की है। बड़ी गैर मामूली है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में मैं सोचता हूँ फिल्म नहीं बन रही, वरना ये तो सब्जेक्ट हैं बाकायदा। हाँ। वाह। और स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल चैंपियन रेसलिंग की, ये फॉर्मेट है जी मैस रेसलिंग है ना। हाँ, मोहतरमा रमा बेग साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ शायर मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज नैयर साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रमा साहिबा और मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज नैयर साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मेरा अपना बदलना। आपका बदलना? जी, मेरा गेटअप चेंज होना, वो लड़कियों के गेटअप से माही मुंडे के गेटअप में आना। मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि ये नहीं होना चाहिए था। उसको मिस करते हो आप? मैं उसको मिस करती हूँ। वो जो लड़की रमा थी उसे मिस करती हूँ? जी, वेरी सैड। वो बहुत चीज़ों से बेखबर थी। हाँ। उसे वो इल्म नहीं था। जितनी तलखियाँ और चीज़ें मैंने इसमें बर्दाश्त की हैं, मैं चाहती अब अगर हूँ तो वही रमा को होना चाहिए था। अफसोस है मुझे इस तरह नहीं बनना चाहिए था। मतलब ये अब मेरे लिए वापस भी जाना बहुत मुश्किल है। ट्राई करूँगी, बेस्ट ट्राई कि ये सब हो जाए आसानी से। लेकिन हाँ जी, अकेले में बैठे कभी कभी बहुत इस चीज़ पे अफसोस होता है मुझे। देखिए फातिमा साहब को भी आप इतना जज्बाती करती हैं। हम बहुत सारी लड़कियां और बच्चियां जो है, इवन बहुत सारे मर्द भी आपकी बात सुन के मेरे ख्याल में इमोशनल होंगे और उन्हें होना भी चाहिए। मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ था पहली बार भी जब मैंने सुना कि यार हमने कैसा मुआशरा जो है बना दिया है। इट्स वेरी सैड। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह दोबारा लंबे बाल रखेंगे। कोई बात नहीं रमा, आप तो फाइटर हैं। जी जी, आप तो फाइटर हैं। बहुत सारी तालियां बहुत सारी तालियां। कोई गिल्ट रहता है प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज नैयर, ये ज़िंदगी के इस मोड़ पे, इस ताल्लुक़ में, इस आदमी के साथ मुझसे गलत हो गया था, ये नहीं होना चाहिए था? मैं बहुत जज्बाती बंदा हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बाज़ औक़ात, लेकिन फिर दुख होता है कि यार ज़्यादती की। बाज़ औक़ात हम शागिर्दों को डांट देते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डांट देता हूँ, फिर मुझे बाद में अफसोस होता है, फिर मैं अगले दिन जाके सॉरी भी करता हूँ। कई बार मैं क्लास पढ़ गया, आई एम सॉरी यार। कोई ख़ास वाक़या आपको याद आता है? शागिर्द को मतलब उसने एक बात की, मैंने एक बात समझाना चाहिए, वो बात समझने के बजाय दूसरी तरफ चल पड़े। मैंने फिर वही बात की, यार इसको समझ आ जाए, आइंदा परेशान हो आइंदा इस बात पर। फिर समझा तो फिर उसने वो बात समझने के बजाय उसका अगले पहलू पर डिस्कशन शुरू कर दी। मैंने कहा मेरी बात पूरी सुन लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपसे तो फलां बंदे ने आपसे बिल्कुल ठीक किया था। फिर मुझे लगा यार मुझे क्या ज़रूरत थी ये कहने की। उसकी आंखें भर आई। तो आपको उसी वक्त ये फील हुआ कि आपको नहीं शागिर्द को ऐसे ट्रीट करना चाहिए था? उस नशिस्त में।
तो आपने फिर उसी वक्त उससे कुछ कहा या मैंने सॉरी कहा, बड़ा उस वक्त शागिर्द मैंने से बहुत sorry कहा polite- मैंने पोलाइट पहले डिस्कशन की उससे, बिल्कुल नर्म होके, बिल्कुल उलट होके, बिल्कुल नर्म मोहब्बत से, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए। तो मैंने कहा कि मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे ज्यादती हुई, मुझसे गलत हुआ, और हमें जुर्रत होनी चाहिए, वरना हम मुनाफिक हैं। हम कोई गलती करें तो हम नहीं छोड़ते, जब हम गलती करें हम खुद को क्यों छोड़े? वाह, हम खुद गलती करें क्यों हम खुद को छोड़ें। हैप्पीएस्ट मोमेंट जिसने बहुत खुशी दी हो रमा बेग को? मैंने अपनी फर्स्ट फाइट जब विन की थी। वेरी गुड। और ये नेशनल चैंपियनशिप के दौरान थी? जी जी, नेशनल चैंपियन थी और 6th चैंपियनशिप थी। और मैंने अपनी फर्स्ट फाइट, मुझे बिल्कुल ये नहीं था क्योंकि मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली थी कहीं से भी। अच्छा। जी, और उस वक्त और बावजूद सिर्फ आप- 5 दिन की ट्रेनिंग थी, वो भी इस तरह के शाम में बस 1 घंटे के लिए गए और फिटनेस ट्रेनिंग की। बेसिक ट्रेनिंग तो हमने की ही नहीं, और बस ये था, जज्बा था कि बस खेल के आना है और जीत के आना है। तो वो जज्बा इतना था कि फिर वो खुशी बहुत थी। मतलब जब मैं जीती हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि अब मैं क्या करूँ। मुझे रोना भी आ रहा था और मुझे खुशी भी बहुत कैसे थी। इजहार करूं? और मैं ये मेडल जो है, वो गोल्ड मेडल, मैं घर कैसे लेके जाना, वो जो मेरे लिए पूरा घर, वहाँ से घर तक का रास्ता था। मेरी लाहौर में चैंपियनशिप हुई थी इधर ही, और मैं वो जो मेडल अपना संभाल के, मैं बार बार उसको बैग से निकाल के हाँ, देखना, गायब तो और नहीं हो फिर गया? कि ये मेरा ही है और मैंने ही लिया है, मैंने ही जीता है। वाह। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरी जिंदगी वाह में। वाह। मुफैज साहब, आपकी जिंदगी का सबसे पुरमुसरत लम्हा? लाहौर से एक दोस्त वहाँ आए हुए थे, मेरे कॉलेज में मुकाबले हो रहे थे, और वहाँ प्रोफेसर अफजल बेग साहब, रमा के मामू, हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने मुकाबले मुनक्किद किए 3 रोज़ा। तो वहाँ पे एक दोस्त आया लाहौर से, शाहिद चौधरी। शाहिद ने बताया कि यार पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन पर एक मुकाबला हो रहा है। उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन ही होता था। तो उन्होंने कहा नज़्म का उन्वान ये है। अगले दिन वहाँ से हमने फैक्स की नज़्म, फ़ोन आ गया कि जी नज़्म सेलेक्ट हो गई है। हम यहाँ आए तो उनके सामईन में आप भी मौजूद बैठे थे। अमजद इस्लाम अमजद साहब जज थे, अमजद इस्लाम अमजद और शहनाज मुजम्मिल साहिबा, और नज़्म पढ़ी तो मैं उसमें पंजाबी की सेकंड बहुत आया। अच्छी शायरा सन। हाँ, शहनाज। तो मैंने उसमें मेरी दूसरी पोजीशन आई मेरी। हाँ। तो उसमें जो खुशी की इंतहा थी, वाह। वो जिंदगी भर याद रही कि पाकिस्तान का वाहिद चैनल, उस पर मैं आया हुआ हूँ। वाह वाह। आज भी आपको जज्बाती कर देती हैं। वाह, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और ऐसी ढेरों कामयाबियां अता फरमाए। रमा साहबा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरा सबसे ज़्यादा गमगीन लम्हा जब मैंने अपने नाना अबू को अपने से जुदा होते देखा। वो ऐसा लम्हा है, मुझे बहुत प्यार था उनसे। अच्छा। और मुझे वो बब्बर शेरनी कहा करते थे। हाँ, आपने बताया भी जी, पहले भी। तो मैंने उनसे अपने बहुत लाड उठवाए हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट थे, मैथमेटिक में बहुत आगे थे, मेरी हर चीज़ में हेल्प करते थे। और 5 बहनों के होने के बावजूद मुझे ऐसा लगता था मैं इकलौती और लाडली हूँ। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान वो है, मेरा उनसे जुदा हुआ। और ये फरमाइए कि ये जो आपकी कामयाबी है, नेशनल चैंपियन होना बहरहाल एक जी, बड़ी जी। अहमियत रखता है। ये उन्होंने देखी आपके नाना ने? नहीं, उन्होंने नहीं देखी। ओहो। वो चाहते थे कि मैं कुछ अलग करूं। वो कहते भी थे कि मेरे बेटे का नाम बहुत मुख्तलिफ है, ये ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा और अलग करेंगे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, काश्तकारी सिखाई, मुझे साइकिल चलाना सिखाया। और मुझे मेरा ख्याल है कि वो क्लास 5th तक वो मेरे साथ थे। मुझे ऐसी सी चीज़ें सिखा दी जो शायद आज तक अब मेरी एज की लड़कियों ने की भी नहीं होंगी। मैंने वो सब की हैं। वो अच्छे अच्छे मोमेंट्स मैंने गुजारे हैं, और नेचुरल मोमेंट्स मैंने गुजारे हैं उनके साथ। बहुत अच्छा था। आप ये देखिए फातिमा साहबा और नाजरीन भी जो हमारे देखने वाले हैं, हम अपने जो मुज़ाफ़ात में रहने वाले लोग हैं, और बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि वहाँ पे उस तरह से अवेयरनेस की कंपैरेटिवली थोड़ी सी और गुंजाइश है बेहतरी की, और ये वो सारा। मगर आप देखिए उसमें कितने कितने प्रोग्रेसिव लोग पहले भी थे ना, और आज भी हैं। अपनी बच्चियों के हवाले से अभी जैसे अपने नाना का जिक्र कर रही हैं, वो सिद्रा आई थी हाँ जी। हमारे प्रोग्राम में। उनके वालिद ने, उन्होंने बताया कि उनके पूरे गाँव से। ख़ानदान में यानी कि कोई तालीम याफ्ता नहीं था कोई बच्ची, और उन्होंने अपनी बेटी को पंजाब यूनिवर्सिटी भेजा और वो बाप खड़ा रहा। इस तरह आप अपने नाना को आपको साइकिल चलाना सिखाई ना। जी जी। तो ये बड़े कमाल के लोग हैं जो उन इलाकों में भी रहते हैं जहाँ इल्म की रोशनी उस तरह से भरपूर तरीके से नहीं है, मगर वो अपनी एक मिसाल कायम करते हैं ना। और फिर आप जैसी जो ख़वातीन हैं और बेटियां हैं उनको फिर सपोर्ट करते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग भी उन्हें याद करते हैं। जी। रमा साहबा, ये फरमाइए ज़िंदगी की सबसे तल्ख़ तरीन याद
फैमिली में कुछ ऐसे ऐसे मेंबर थे जिन्हें लगता था मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ बातें उनकी कुछ फिक्रे कि इन्हें तो कुछ नहीं करना, इन्हें तो पढ़ना नहीं है, बस गेमां च पई हुई है, इन्हें गेमां नहीं, इन्हें कुछ नहीं करना, बस एवं खेड कूद के इत्थों वापस आ जाना है। तो वो चीज़ें वो जिन लोगों ने कहीं बहुत अपने थे, अच्छा। वो बुरा लगता है। मैं चाहूँगी कि वो चीज़ें आज डिलीट हो जाएं, वो ना कहें, वो ना होते, वो ना कहते। अच्छा। जो मैंने सफ़र तय किया है उसमें वो याद आती हैं कभी, तो वो लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उस बात ने मुझे ताकत भी दी है कि वो कहते थे ये नहीं कर सकती, तो फिर सोचा नहीं रमा तूने यही तो करना है, यही करके दिखाना है। और आज वही लोग हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आज कहते हैं हमारी बेटी, हम तो कहते ही ये थे कि हमारी बेटी बहुत कुछ करेगी, आगे बढ़ेगी, और हमें पता था ये सब ये करेगी। मैं तो पहले कहते हुए रमा चैंपियन है। कह रही थी रमा चैंपियन ये था। भाई साहब, आपको कभी इस किस्म के चैलेंज का सामना रहा? बिल्कुल ऐसे जी। अच्छा, तरीन याद। शुरू में ना, जब मैं एफएम भी करता था, मैं स्टूडेंट लाइफ से मैंने एफएम रेडियो पर प्रोग्राम करना शुरू कर दिया रात को। तो कुछ करीबी रिश्तेदारों ने भी, मतलब लोगों ने कहना, अब्बू से कहते तुम मैकेनिक हो, तुम्हारे बेटे बड़े खर्चे होते हैं पढ़ाई के, कहाँ लगे हुए, उसको काम सिखाओ अपने साथ जाके। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं तो पढ़ लिख के प्रोफेसर लग गया हूँ। अल्लाह ताला हम पर भी मजीद करम करे, उन पर भी करम करे। वो जब कहते थे तो अब्बू को भी तकलीफ होती थी, मुझे भी तकलीफ होती थी कि यार हम नहीं है माली तौर पर स्ट्रॉन्ग, तो इसका ये मतलब है। तो इस तरह जब हम किसी को भी ख्वाब देखने की इजाजत नहीं है। हाँ, ख्वाब देखने की इजाजत भी नहीं है, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाब देखते हैं वो रब पूरा कर देता है। माशाल्लाह। ये जो सारी कैफियत रही, ये जो चीज़ें दुख देती हैं, जो जुमले होते हैं, ये जो तल्ख यादें होती हैं, मैंने होंदे ने ना, हाँ जी, इस पे कभी कुछ कहा, कभी शेर में आया ये तजुर्बा? उदासियों को खुशी के सुरों में गाता हूँ, मैं जिंदगी में गजल की फजा बनाता हूँ, हकीकतन है मुनाफिक मैं जानता हूँ मगर, हकीकतन है मुनाफिक मैं जानता हूँ मगर, मुरव्वतन उन्हें हंसकर गले लगाता हूँ। फिर एक और गजल में भी कुछ इस तरह के ही नज़ारा देखने को मिलेगा कि तू हवा के हाथ पे चाहतों का दिया जलाने की जिद न कर, ये उदास लोगों का शहर है यहाँ मुस्कुराने की जिद न कर, मैं हूँ दोस्तों का डसा हुआ मेरा गम है हद से बढ़ा हुआ, वाह वाह वाह, मैं हूँ दोस्तों का डसा हुआ मेरा गम है हद से बढ़ा हुआ, मैं शिकस्ता घर की मिसाल हूँ मेरे पास आने की जिद न कर। और शाह जी, मैं तेरी गजल तो नहीं हूं ना जो हर एक लब पे सजा रहूं, मैं तेरी गजल तो नहीं हूं ना जो हर एक लब पे सजा रहूं, मैं तो एक मिसराए दर्द हूं मुझे गुनगुनाने की जिद न कर। वाह वाह, बहुत अच्छा। रमा बेग के नजदीक जिंदगी क्या है? जिंदगी मुश्किल है, अच्छा, जिंदगी स्ट्रगल है, जो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके हमें अपने गोल्स तक पहुंचना पड़ता है। अगर हाँ गोल्स किसी लिए भी हो तो अचीवमेंट, मतलब उसके लिए स्ट्रगल तो ज़रूरी है। और मुझे आपकी बात से लगा कि इतनी आप अपनी कामयाबियों के उससे अचीवमेंट के दौर से गुजर रही हैं, फिर भी लगता है वो ज़िंदगी की कुछ ना मुश्किल कुछ की गूंज है, उसने पीछा नहीं छोड़ा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बुफैर साहब, जिंदगी तेरे लिए हमने चुना है जिसको, मेरा शेर नहीं है, जिंदगी तेरे लिए हमने चुना है जिसको, कैसे मुमकिन है कि वो रास्ता दुश्वार ना हो। जिंदगी मुख्तलिफ रंगों का खूबसूरत कैनवस है मेरे नजदीक, वाह, जिसमें गम खुशी और सब कुछ साथ साथ, तरह तरह के, और इसी का नाम जिंदगी है। हाँ, और यही हुस्न है जिंदगी। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया रमा बेग साहब, आप तशरीफ लाई, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका, हमें बहुत अच्छा लगा आपके इस प्रोग्राम में आकर, मैं बहुत खुश हूँ, और बल्कि आज बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रही हूँ, जैसे अपने अंदर की बहुत सारी बातें जो हैं वो मैंने शेयर कर ली हैं। बहुत जी, अच्छा किया, और ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने, सारी बातें शेयर की जी, ये आपके लिए तो अच्छा है ही है। मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों जो ख़वातीन देखेंगी, जो मर्द हजरात एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उन रिश्तों से जुड़े होते हैं, वो देखेंगे, जो बेटियां देखेंगी, जो माँ बाप देखेंगे, उन सब के लिए भी ये बहुत अच्छा है। जी, बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और शहबाज साहब,
हुजूर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया वसी भाई, आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया। और मैं चाहूँगा कि भाई आखिर में आप ही की किसी गज़ल पे प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। सो थैंक यू रमा, थैंक यू प्रोफेसर साहब, और कुछ सुना दीजिए आखिर में। किसी के शजरे में क्या लिखा है मुझे गरज ही नहीं है इससे, किसी के शजरे में क्या लिखा है मुझे गरज ही मुझे नहीं है गरज ही नहीं है इससे, जुबान खुलेगी तो इल्म होगा वो खानदानी है या नहीं है। वाह, फिर पढ़िएगा, वाह वाह। किसी के शजरे में क्या लिखा है मुझे गरज ही नहीं है इससे, जुबान खुलेगी तो इल्म होगा वो खानदानी है या नहीं है। अच्छे प्रोफेसर। और अगर ये तय है कि आसमां पर बनाए जाते हैं सारे रिश्ते, वाह, अगर ये तय है कि आसमां पर बनाए जाते हैं सारे रिश्ते, तो फिर बताओ हमारी जोड़ी भी आसमानी है या नहीं है। ब्यूटीफुल, क्या कहना, क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया रमा, आप तशरीफ लाई। वैसे बताइए, जो ईस्टर्न लिबास होता है ख़वातीन का, चूँकि आपने इस पर गुफ्तगू की, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये फिर उसके बाद आपने नहीं पहना या पहन? कभी नहीं पहना। नहीं पहना? नहीं पहना। अच्छा, ओ घर में भी नहीं पहना कभी? नहीं, घर में भी नहीं पहना। अब तो लगता है मुझे पता नहीं ओढ़ना ही नहीं आएगा, पहना ही नहीं आएगा। बहुत अरसा हो गया है। ओह, मेरे ख्याल में हम वाइड अप ही करते हैं, आप तो सबको ही रुला देंगी वरना है। वेरी सैड है। और आप चाहती हैं पहनना है? अल्लाह करे हो जाए। हाँ, हो जाए। तो फिर इसलिए मैंने आपकी ख्वाहिश चूँकि जान ली, इसलिए मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला जब दोबारा आप तशरीफ़ लाएँ, प्रोफेसर साहब भी तशरीफ़ लाएँ, तो आपकी खुशी की मर्ज़ी के मुताबिक ईस्टर्न लिबास, है ना? ज़रूर। जी बाकी जी तो जो आपका दिल करे। जी जी। तो मगर मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप भी मिस करती हैं उसे। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। और फातिमा की तो हालत गैर हुई है भाई। फातिमा को बहुत मेरे ख्याल में और मेरे ख्याल में सभी ने कनेक्ट किया होगा इससे, ये बात है ही बहुत तकलीफ़ दे। तो बहुत ही मुख्तलिफ़ नौइयत का शो रहा आज का, है ना, रमा और प्रोफेसर साहब की मौजूदगी में। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और आखिर में यही दुआ है, ये जो हमारे शायर हैं, अदीब हैं, हम सब भी ये लाज़िम बात है एक ऐसे माशरे का ख्वाब देखते हैं जिसमें चाहे मर्द हों चाहे ख़वातीन हों, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन जिस तबके को निस्बतन और मजबूत करने की ज़रूरत है, वो आज़ादी के साथ अपनी रोज़मर्रा के काम होते हैं, अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं, जो ख्वाब होते हैं, कि घूमना भी चाहें तो आज़ादी के साथ निकल सकें, आ जा सकें, उनको अपनी आमदो रफ्त में कोई दिक्कत ना हो, ये परेशानी ना हो कि कोई फ़िक्रा कसेगा। और आई विश के ऐसा माशरा बन सके जिसमें कभी कोई रमा जैसी जो ख़ातून है वो सिर्फ इस वजह से अपना हुलिया तब्दील न करे, बाल न कटवाए, कि उसको थोड़ी सी हिफाजत, थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा उन फ़िक्रों से बचना है। बहुत तकलीफ़ दे बात है। आई विश कि हम एक ऐसा माशरा बना सकें जिसमें हमारी ख़वातीन भी बहुत महफूज अपने आप को महसूस कर सकें। अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए। ये था आज का ज़बरदस्त।